हेलो, नमस्कार साथियों। मैं आपका साथी संजय रतिवाल। मैं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम राजस्थान हिस्ट्री के अंदर जहां पे कल क्लास को खत्म किया उससे आगे पढ़ेंगे। इससे पहले एक छोटा सा मोटिवेशन कोट लेके आ रहा हूं जो अपन को मोटिवेट करता है। लगातार हो रही असफलताओं से कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। तो साथियों, आज हम लोग कालीबंगा सभ्यता से आगे की बात करेंगे। कालीबंगा सभ्यता कल अपने एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो कर लिए थे। आज हम आहड़ सभ्यता करेंगे। आहड़ सभ्यता के अंदर जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम आज देखेंगे। तो शुरू करते हैं आहड़ सभ्यता से। आहड़ सभ्यता, जैसा कि मैंने आपको बताया, सभ्यता किसी न किसी नदी के किनारे होगी। तो यह सभ्यता उदयपुर के अंदर आहड़ नदी या आयड़ नदी और इसी नदी को बेड़च नदी भी कहते हैं। आयड़ या बेड़च नदी भी कहते हैं, इसके किनारे है ये सभ्यता। आयड़ नदी को बेड़च नदी क्यों कहते हैं, ये आपको जब नदियों का टॉपिक आएगा तो जियोग्राफी वाले सर बताएंगे आयड़ नदी को बेड़च नदी क्यों कहते हैं। आहड़ सभ्यता के अंदर आगे चलते हैं तो इसकी खोज की बात करते हैं। खोज, आहड़ सभ्यता की सबसे पहले खोज रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। रतन चंद्र अग्रवाल, जिसको आरसी अग्रवाल भी बोला जाता है। खोज करने के बाद में इस सभ्यता का उत्खनन, इसे खोदा गया, वो व्यक्ति से सबसे पहले इस सभ्यता को अक्षय कीर्ति व्यास ने खोदा, उत्खनन किया इसका 1953 में। इसके बाद में इस सभ्यता का आरसी अग्रवाल स्वयं उत्खनन करते हैं, खोदते हैं। आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल, ये इसे 1954 में खोदते हैं। इसके बाद में दो व्यक्ति और हैं जो इसका उत्खनन करते हैं, वी.एन. मिश्र और हसमुख धीरज सांकलिया, जिसे हम एच.डी. सांकलिया पढ़ते हैं। वी.एन. मिश्र व एच.डी. सांकलिया, ये दोनों व्यक्ति इसका उत्खनन 1961 व 62 में करते हैं। 1961 व 62 में करते हैं। अब तक अपन ने खोजकर्ता, उत्खननकर्ता पढ़ा है। एक बार दोबारा देखते हैं। आहड़ सभ्यता उदयपुर के अंदर आयड़ नदी व बेड़च नदी के किनारे, खोजकर्ता रतन चंद्र अग्रवाल, जिसे हम आरसी अग्रवाल पढ़ते हैं। उत्खननकर्ता, सबसे पहले इसका उत्खनन अक्षय कीर्ति व्यास करते हैं 1953 के अंदर। उसके बाद में रतन चंद्र अग्रवाल
स्वयं इसका उत्खनन करते हैं 1954 में। इसके बाद में वी.एन. मिश्र और एच.डी. सांकलिया उत्खनन करते हैं 1961-62 में। इसके बाद में हम देखेंगे इसके अंदर कौन कौन से साक्ष्य मिले, अवशेष मिले। साक्ष्य की बात करते हैं आहड़ सभ्यता में। सबसे पहले बात करें, इस सभ्यता के अंदर तांबे की भट्टियां मिली जिसके अंदर तांबा गलाया जाता था। तो तांबे गलाने की भट्टियां, तांबे गलाने की भट्टियां, इस कारण इस सभ्यता को ताम्रवती नगरी कहा जाता है। ताम्रवती नगरी कहा जाता है। इसके बाद में बात करें इसके अंदर और क्या साक्ष्य मिलते हैं, तो इसके अंदर दो मृत भांड मिलते हैं, मृत भांड मिलते हैं। और ये दो मृत भांड लाल व काले रंग के हैं, लाल व काले रंग के हैं। मृत भांड मिट्टी से बने हुए बड़े बर्तन होते हैं। इन लाल व काले मृत भांडों को स्थानीय भाषा में गोरे व कोठ बोलते थे। गोरे व कोठ बोलते थे। इसके बाद में बात करें इसके अंदर और क्या साक्ष्य मिलते हैं, तो 6 चूल्हे मिले, 6 चूल्हे मिले। इधर लिख लेते हैं 6 चूल्हे। इन 6 चूल्हों से इन विद्वानों ने अनुमान लगाया कि यहां पर संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी, संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी। लेकिन वर्तमान समय में हम लोग इन 6 चूल्हों से संयुक्त परिवार की व्यवस्था नहीं मान सकते, क्योंकि संयुक्त परिवार की व्यवस्था में लोग ज्यादा होते हैं और जो चूल्हा होता है वो एक ही होता है, एक ही चूल्हे पे भोजन बनाया जाता है। वर्तमान समय में जितने चूल्हे उतने ज्यादा परिवार अलग होते हैं। अपन लोग अलग होते हैं तब घर वाले बोल भी देते हैं कि भाया तू थारो चूल्हो अलग कर ले। एक परिवार से व्यक्ति अलग होता है तो वो अपना चूल्हा अलग बना लेता है। लेकिन इन 6 चूल्हों से एक अनुमान और लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं उस समय इस स्थान पे सामूहिक भोजन व्यवस्था हो सकती है। एक साथ अत्यधिक संख्या में जनता खाना खाए उसके लिए इन चूल्हों की व्यवस्था की गई थी, क्योंकि एक चूल्हे पे ज्यादा संख्या में जनता के लिए खाना नहीं बनाया जा सकता। इसके बाद बात करें इस सभ्यता के अंदर कुछ और साक्ष्य मिलते हैं जो विदेश से संबंध रखते हैं। इसके अंदर यूनानी सिक्का मिला है।
जिसके ऊपर यूनान के सूर्य भगवान का चित्र है, जिसे यूनान के अंदर अपोलो कहा जाता है। अपोलो का चित्र यूनानी सिक्के पे हम लोग अपोलो को सूर्य भगवान मानते हैं और यूनानी वाले सूर्य भगवान को अपोलो कहते हैं। इसके बाद फिर एक विदेशी सभ्यता से संबंधित साक्ष्य देखते हैं, बिना हत्थे का। बिना हत्थे का जल पात्र प्राप्त होता है, जिसके अंदर जल डाला जाता है। बिना हत्थे का होता है, जिसके कोई हत्था नहीं होता है। और ये जो पात्र है ये ईरानी सभ्यता से है। ईरानी सभ्यता से संबंधित है। ईरान के अंदर ऐसे ही जलपात्र चलते थे जिनके पकड़ने के लिए कोई हत्था नहीं था, बिना हत्थे के जलपात्र थे वो। इन यूनानी सिक्कों और बिना हत्थे के जलपात्रों से हमें ये पता चलता है कि आहड़ सभ्यता का कहीं ना कहीं विदेशों के अंदर भी व्यापार का संपर्क था। व्यापार किया गया होगा, तभी आहड़ सभ्यता के अंदर बिना हत्थे का जलपत्र आया और यूनानी सिक्का आया जिसपे अपोलो का चित्र था। इसके बाद में इन्हें विदेशों से आए हुए साक्ष्य के बारे में एक और मिलता है, वो है बाट। बाट जो पहले के समय में वजन तोलने के काम आता था। बाट अब तो लोहे के चलने लगे, पहले पत्थर के थे, अंदाजे से बनाए हुए बाट, वो ये बाट है। इसके बाद में बात करें तो पत्थर के कुछ मुख्य उपकरण मिलते हैं, जैसे सिलाबट्टा। इसे सिलबट्टा भी बोला जाता है। सिलाबट्टा वो होता है, अगर किसी ने अपने घर में देखा है तो बहुत बढ़िया बात है, वरना मैं बता देता हूं, जिसपे हम लोग घर के अंदर मिर्च रगड़ने का कार्य करते हैं। और ये ज्यादातर सिलबट्टा वर्तमान समय में शेखावाटी क्षेत्र में देखा जा सकता है। इसके बाद में अन्य साक्ष्य की बात करते हैं तो एक 100 मिला मृत बॉडी मिली, जिसके साथ उसके गहने दफनाए गए। गहने भी उसके साथ ही दफना दिए गए। इससे हमें यह पता चलता है कि आहड़ सभ्यता के लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। शव के साथ उसके गहने दफना दिए गए कि अगर इसका पुनर्जन्म होता है तो ये गहने इसको वापस मिल जाए। इसके बाद और अन्य साक्ष्य की बात करते हैं। आहड़ सभ्यता के अंदर ठप्पे मिलते हैं, छापे लगाने के ठप्पे मिलते हैं। इससे भी हमें कुछ उद्योग धंधे का पता चलता है। छापे लगाने के ठप्पे उस समय में इस स्थान पे रंगाई छपाई का उद्योग भी स्थापित था, या वह लोग रंगाई छपाई का कार्य करते थे, जिसमें छपाई और रंगाई का कार्य ठप्पे से किया जाता था। इसके बारे में हम उद्योग से संबंधित कर सकते हैं। उस समय भी आहड़ सभ्यता के अंदर उद्योग व्यापार ज्यादा प्रचलित था। इसके बाद में बात करें
आहड़ सभ्यता को 8 बार बनने व उजड़ने का भी प्रमाण माना जाता है कि यह सभ्यता 8 बार बनी और 8 बार बनने के बाद में 8 बार उजड़ी, उजड़ती भी 8 बार है, इसके प्रमाण मिलते हैं। इसके बाद में इस सभ्यता के अंदर बेल की मरण मूर्ति मिलती है, बेल की मरण मूर्ति मिलती है और यह मूर्ति बनास नदी के किनारे मिलती है। बेल की मरण मूर्ति बनास नदी के किनारे मिलती है। इसके कारण इस मूर्ति को बनास का बेल कहा जाता है, बनासियंदुल भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, बेल की मरण मूर्ति बनास का बेल, मिट्टी की बनी हुई मूर्ति बनास का बेल कहते हैं। इसके बाद में हम ध्यान देते हैं आहड़ सभ्यता के आगे के कुछ अन्य केंद्रों के बारे में। आहड़ सभ्यता के आगे के कुछ अन्य केंद्रों के बारे में। आहड़ सभ्यता के अन्य केंद्र, सबसे पहले गिलोंड पे बात करते हैं। गिलोंड सभ्यता, यह सभ्यता राजसमंद के अंदर है। राजसमंद के अंदर है। बताया सभ्यता किसी न किसी नदी के किनारे होगी, तो यह सभ्यता बनास नदी के किनारे है। बनास नदी के किनारे है। इस सभ्यता का उत्खनन जो होता है वो 2 टीलों को खोदकर किया जाता है। 2 टीलों को खोदकर या उत्खनन किया जाता है। वो 2 टीले जिन्हें हम मोडिया मगरी के नाम से जानते हैं, मोडिया मगरी के नाम से जानते हैं। इन 2 टीलों का जो उत्खनन किया वो थे ब्रजवासी लाल जिन्हें हम बीबी लाल भी बोलते हैं। इनके साथ एक व्यक्ति और है, उन्होंने भी उत्खनन किया, वी आर शिंदे। इन दोनों व्यक्तियों के बाद में इस गिलोंड सभ्यता का एक विदेशी बंदा भी उत्खनन करता है, वो है ग्रेगरी कौशल। ये उत्खनन के दौरान कुछ साक्ष्य के बारे में बताते हैं। तो अपन एक बार इस पे दोबारा ध्यान देते हैं। गिलोंड सभ्यता राजसमंद में बनास नदी के किनारे 2 टीलों का उत्खनन किया गया। उन 2 टीलों को मोडिया मगरी के नाम से जाना जाता है और उत्खनन करता ब्रजवासी लाल, वी आर शिंदे और
विदेशी बंदा ग्रेगरी पोशल, ग्रेगरी पोशल। इसके बाद में इनके साक्ष्य के बारे में बात करते हैं कि इन्होंने कौन से साक्ष्य बताए। साक्ष्य, गिलोंड सभ्यता के अंदर पक्की ईंटों के मकान मिलते हैं, पक्की ईंटों के मकान मिलते हैं, लेकिन इस आहड़ सभ्यता के अंदर पक्की ईंटों के मकान नहीं मिलते हैं। आहड़ सभ्यता के अंदर जो मकान मिले हैं वो कच्ची ईंटों के मकान थे, कच्ची ईंटों के मकान थे। इसके बाद में अन्य साक्ष्य की बात करते हैं, यहां से पत्थर की गोलियां मिलती है। जैसे हमने बचपन में कांच की गोलियां देखी, वैसी ही इस सभ्यता के अंदर पत्थर की गोलियां मिलती है, पत्थर की गोलियां। इसके बाद में आगे की साक्ष्य की तरफ ध्यान देते हैं, मिट्टी के खिलौने मिलते हैं, मिट्टी के मिट्टी के खिलौने मिलते हैं। और ध्यान दें तो हाथी के दांत से बनी हुई चूड़ियां, हाथी के दांत से बनी चूड़ियां उस समय की महिलाओं के लिए आभूषण का मुख्य था। ये हाथी का दांत, इससे बनाई हुई चूड़ियों से महिला अपनी सुंदरता का निखार करती थी, हाथ में डालती थी हाथी के दांत की बनी चूड़ियां। ये जो बात की अपनी गिलोंड सभ्यता के बारे में बात की, दोबारा देखते हैं गिलोंड सभ्यता के अंदर क्या होता है। राजसमंद के अंदर ये है, बनास नदी के किनारे है, दो टीलों का उत्खनन किया गया। उन दो टीलों को मोडिया मगरी के नाम से जाना जाता है। ब्रजवासी लाल वी.आर. सिंधे और एक विदेशी बंदा ग्रेगरी पोशल इसका उत्खनन करते हैं। उत्खनन के दौरान जो साक्ष्य मिलते हैं वो ये है, पक्की ईंटों के मकान, पत्थर की गोलियां, मिट्टी के खिलौने, हाथी के दांत से बनी चूड़ियां। ये जो बात है सारी की सारी गिलोंड सभ्यता की है। आहड़ सभ्यता का एक अन्य केंद्र अपने पढ़ लिया है। इसके बाद में दूसरे केंद्र की तरफ चलते हैं। गिलोंड के बाद में दूसरा जो केंद्र है आहड़ सभ्यता का वो है बालाथल, बालाथल। बालाथल केंद्र की बात करें, ये केंद्र उदयपुर के अंदर है। किसी न किसी नदी के किनारे होगा, लेकिन वो अपन को नहीं मिला है। उत्खनन करता वी एन अपन ने पहले भी पढ़ लिया, एक वी.एन. वो ही वी एन मिश्र, ये इसका उत्खनन करते हैं और इसके अंदर जो साक्ष्य मिलते हैं वो साक्ष्य कुछ इस प्रकार है। इस सभ्यता के अंदर 11 कमरों का भवन मिलता है, 11
कमरों का भवन मिलता है, एक साथ 11 कमरे। इसके बाद में बात करें, नलकूप भी मिलते हैं इस सभ्यता के अंदर। 5 प्रकार के मृद भांड मिलते हैं, 5 प्रकार के मृद भांड मिलते हैं। मिट्टी के बने हुए बड़े बर्तन 5 प्रकार के थे वो, कोई रंगीन था, किसमें कोई छापागारी की गई थी, इस प्रकार के 5 मृद भांड मिलते हैं। इसके बाद में इस सभ्यता का, इस बालाथल सभ्यता का कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता से भी संबंध मिलता है। उन साक्ष्य के बारे में पढ़ते हैं। बालाथल सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित साक्ष्य, वो साक्ष्य कुछ इस प्रकार है। हड़प्पा सभ्यता के अंदर तांबे के औजार मिले, इसके अंदर भी तांबे के बने औजार मिलते हैं, तांबे के औजार मिलते हैं। जैसे हड़प्पा के अंदर भवनों का निर्माण किया गया, वैसे ही इस बालाथल के अंदर भवनों का निर्माण किया गया। तो भवन निर्माण प्रक्रिया, भवन निर्माण प्रक्रिया। इसके बाद में देखें, इसके अंदर एक और साक्ष्य मिलता है, वो है हाथ से बुना हुआ कपड़ा, बना हुआ नहीं, बुना हुआ कपड़ा, हाथ से बुना कपड़ा। ये जो साक्ष्य मिलते हैं वो बालाथल सभ्यता के अंदर मिलते हैं। तो गिल्लोंड पढ़ लिया अन्य के अंदर और बालाथल पढ़ लिया। बालाथल की तरफ ध्यान देते हैं। बालाथल उदयपुर के अंदर है, V.N. मिश्र इसका उत्खनन करते हैं। इसके अंदर साक्ष्य मिलते हैं 11 कमरों का भवन, नलकूप, 5 प्रकार के मृद भांड। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ साक्ष्य हैं, तांबे के औजार, तांबे के औजार, भवन निर्माण प्रक्रिया और हाथ से बुना हुआ कपड़ा, हाथ से बुना हुआ कपड़ा। इसके बाद में इसके एक और अन्य के अंदर की तरफ ध्यान देते हैं। वो केंद्र है ओझियाना, ओझियाना के अंदर। यह केंद्र भीलवाड़ा के अंदर है, भीलवाड़ा के अंदर है। इसका जो उत्खनन करता है वो व्यक्ति है V.R. मीणा, V.R. मीणा। इस V.R. मीणा से पहले अपने गिल्लोंड सभ्यता के अंदर V.R. सिंधे पढ़ा, वो V.R. सिंधे है। और ओझियाना सभ्यता का उत्खनन करता जो है V.R. मीणा है। दोनों अलग अलग है, तो ध्यान रखना। इसके साथ एक व्यक्ति और है, वो है आलोक त्रिपाठी, आलोक त्रिपाठी। ये दो व्यक्ति उत्खनन करते हैं
और जो साक्ष्य मिलते वो है, जो साक्ष्य मिलते हैं वो है गाय व बैल की मरण मूर्तियां। गाय व बैल की मरण मूर्तियां, दोनों की मूर्तियां मिलती है गाय व बैल की। इन मूर्तियों से मैं आपको एक बात और बताता हूं। वर्तमान समय के अंदर नाथ द्वारा राजसमंद का एक गांव है मोलेला। वो मोलेला गांव टेराकोटे के लिए प्रसिद्ध है। मोलेला टेराकोटा नाथ द्वारा का ये गांव है। नाथ द्वारा ये गांव प्रसिद्ध है। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आहड़ सभ्यता के अंदर इस प्रकार का जो उद्योग था वो प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय तक चल रहा है। आहड़ सभ्यता की तरफ एक बार दोबारा ध्यान देते हैं और उसको देखते हैं। आहड़ सभ्यता के महत्वपूर्ण अन्य तीनों केंद्र अपन ने पढ़ लिए हैं, उनके अंदर क्या साक्ष्य मिले और क्या नहीं मिले। आहड़ सभ्यता, इस सभ्यता से अपन प्राचीन समय की बात करते हैं। इस आहड़ सभ्यता को प्राचीन अभिलेखों में व जैन अभिलेखों में इस आहड़ सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? वो नाम है आघाटपुर सभ्यता। आघाटपुर। और एक नाम और मिलता है वो है आटपुर। और इन दोनों नामों का जो स्थानीय नाम था वो था धुलकोट सभ्यता। धुलकोट सभ्यता। आटपुर की बात करें, जब हम आगे पढ़ेंगे तो एक राजा आएगा अल्हट। अल्हट, उसके अंदर हम इस आटपुर अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर इस अल्लट राजा के बारे में जानकारी दी हुई है। अल्लट ने हुन राजकुमारी से विवाह किया था और इस हुन राजकुमारी ने एक गांव बसाया, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी की सारी जानकारी आहड़ सभ्यता के बारे में है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और आपने अगर हमारा चैनल द्रोणा पीसीएस सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, ताकि आगे के समय में आने वाली महत्वपूर्ण क्लासेज का आपको पता चले और आप क्लास लेने से न चूके। तो धन्यवाद साथियों, मैं आपका साथी संजय रत्तीवाल।